एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ऑफ आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th केमिस्ट्री, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सारे सॉल्यूशंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। तो हमें दो टेम्परेचर्स गिवन है, दे आर इन केल्विन, हमें इन्हें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो यहाँ पर हमें केल्विन में वैल्यूज गिवन है, तो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड डिग्री सेल्सियस में इनको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 293 पुट कर दो इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पर आप माइनस कर दोगे। ठीक है, ये जो वैल्यू है जब इधर जाएगी तो ऑब्वियसली माइनस में चेंज हो जाएगी, है ना। सो 293 माइनस 273 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम यही चीज करेंगे, 470 यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 470 माइनस 273 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7, दिस विल बी 9 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें बस डिग्री सेल्सियस में ही वैल्यू चाहिए थी, सेल्सियस स्केल में आंसर निकालना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट दीज इनटू द केल्विन स्केल। तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, है ना। तो केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में गिवन है, सो 25 पुट करेंगे प्लस 273। ठीक है, इसमें जब हम 25 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 298। तो ये 298 केल्विन आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया हमारा फाइनल। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगेन केल्विन इक्वल्स टू 373 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये 6, दिस विल बी 3 4, ठीक है 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 646 केल्विन। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल थे, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है एंड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप क्लियर है, ये फॉर्मूला भी आपको याद होगा। आगे बढ़ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के टुवर्ड्स। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशंस गिवन है उनके हमें रीजंस देने हैं। सो दीज आर द काइंड ऑफ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। नैफ्थलीन बॉल्स, ठीक है, आपने देखी होंगी, जिनको हिंदी में कपूर भी कहते हैं, तो ये डायरेक्टली डिसअपियर हो जाते हैं, है ना, और कोई भी सॉलिड नहीं बचता है। क्यों? क्योंकि नैफ्थलीन बॉल्स अंडरगो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो हमारा सॉलिड होता है वो डायरेक्टली चेंज होता है इनटू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू अ लिक्विड फर्स्टली, है ना। जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब जब ये सॉलिड गैस में चेंज हो गया तो ये जो गैस है ये अलोंग विद एयर डिसअपियर हो गई, तो ना वहां कोई सॉलिड बचा ना ही वहां कोई लिक्विड बचा। ठीक है, तो इसीलिए इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगा द नैफ्थलीन बॉल्स अंडरगो अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन, बाय द हेल्प ऑफ विच दे अंडरगो अ चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली एंड हेंस देयर इज नो सॉलिड विच इज लेफ्ट। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये एट रूम टेम्परेचर ही होता है। रूम टेम्परेचर विच मीन्स द नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि जनरली हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो रूम टेम्परेचर पर ही ये प्रोसेस होता है जिसकी वजह से सॉलिड गैस में चेंज होके गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। चाहे हम स्मेल ऑफ परफ्यूम की बात करें या अगर दूसरे कमरे में खाना बन रहा है तो हमारे तक स्मेल आ जाती है। अब ये स्मेल क्यों आती है, स्पेसिफिकली अगर हम परफ्यूम्स की बात करें तो परफ्यूम्स में कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल यानी कि जो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं। नाउ जैसे ही आप परफ्यूम को छिड़कते हो ना तो वो वेपर में चेंज हो गए। अब ये जो वेपर है ये अलोंग विद द एयर ट्रैवल करती है, एंड आपको पता है अगर हम एयर की बात करें तो एयर की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है ना। एयर में अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल्स हैं वो इजीली ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम लिक्विड या सॉलिड की बात करें तो उसमें बिकॉज जो पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव, तो वो इजीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या है कि स्मेल ऑफ परफ्यूम हमें काफी दूर तक भी आ जाती है, बिकॉज द वॉलेटाइल सब्सटेंसेस दे गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, एंड दीज वॉलेटाइल सब्सटेंसेस दे आर प्रेजेंट इन द परफ्यूम, सो दे गेट कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट एंड along with the air they can easily move because we know that the
काइनेटिक मूवमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही होता है द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट. सो अलोंग विद हाई स्पीड एयर these particles also move because the particles of air are free to move. समझ में आया? तो ये हमारे पास आंसर होगा, रीजन होगा. अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन. सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट यू विल गेट. आपको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लीस्ट किस में होता है? गैस में होता है. फिर किस में होता है? लिक्विड में. फिर उसके बाद मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है ना. तो यहाँ पर गैस कौन सी है? ऑक्सीजन. क्लियरली मुझे दिख रहा है ऑक्सीजन. देन लिक्विड क्या है यहाँ पर? वाटर, पानी. फिर इसके बाद हमारे पास शुगर है. शुगर आपको पता है सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं इसके, तो ऑब्वियसली दिस इज अ सॉलिड. तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, सो यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है. ऑक्सीजन बिकॉज दिस इज अ गैस, इट हैज द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देन बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड, सो इट हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू द गैस. एंड बिकॉज शुगर इज अ सॉलिड, इट हैज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, चलिए. What is the physical state of water at 25 डिग्री सेल्सियस? देखो 25 डिग्री सेल्सियस में आपको पता है पानी जो है पानी ही होता है, यानी कि लिक्विड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है. फिजिकल स्टेट पूछी गई थी तो आपने यहाँ पर लिख दिया लिक्विड. अब 0 डिग्री पे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 0 डिग्री तो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो पानी फ्रीज हो गया, आइस में चेंज हो गया. आइस होता है सॉलिड, यहाँ पर मेंशन कर दिया सिर्फ सॉलिड, बट ये आपका आधा आंसर होगा. अगर आपने ये मेंशन करा तो सिर्फ आधा नंबर आपको मिलेगा. क्यों? क्योंकि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो यही हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट भी होता है. किसका? आइस का. ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है किसका? वाटर का, है ना. 0 डिग्री सेल्सियस ही मेल्टिंग पॉइंट है आइस का भी और फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का भी. विच मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर जो पानी है वो लिक्विड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि सिर्फ पानी के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और आइस यानी कि सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है. तो इसीलिए यहाँ पर दोनों फिजिकल स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं. तो आप दोनों लिखोगे सॉलिड एंड लिक्विड बोथ. ठीक है, समझ में आया. सिमिलरली अगर मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो 100 डिग्री पे पानी जो है उबलता है, बॉईल होता है, विच मीन्स जो वाटर है वो वेपर में चेंज होता है. बट 100 डिग्री पे ही जो हमारे पास वेपर है ना वो भी किस में चेंज होता जा रहा है? वो भी चेंज होता जा रहा है लिक्विड में, विच मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट. और इस बॉइलिंग पॉइंट पर दोनों ही फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड एंड गैस बोथ. समझ में आ गया. तो जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, जो भी है वहां पर दोनों ही फिजिकल स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं. आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. अब हमें पता है पानी तो लिक्विड होता है, इसको जस्टिफाई कैसे करें? बहुत सिंपल है. लिक्विड की हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जैसे कि इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है ना. तो वाटर का वॉल्यूम क्या रहता है? रूम टेम्परेचर पे फिक्स्ड रहता है ना. अगर 50 ml वाटर है तो आपने किसी भी कंटेनर में उसको डाल दिया है, उसकी जो क्वांटिटी है बेसिकली उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहेगा, 50 ml ही रहेगा, चेंज नहीं होगा वो ऑब्वियसली, है ना. बट इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है ना. और ये भी प्रॉपर्टी लिक्विड की ही है, तो ये दोनों हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. और यहाँ पर से जस्टिफाई होता है कि वाटर एक लिक्विड है, क्योंकि लिक्विड की ये प्रॉपर्टीज होती हैं कि वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा बट शेप फिक्स नहीं रहता है. जिस भी कंटेनर में आप पानी को डालोगे वो उसका ही शेप ले लेगा. इसके अलावा हम इजीली वाटर में हैंड मूवमेंट कर सकते हैं, जहां से हमें ये पता चलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं है. थोड़ा सा हमको फील हो सकता है ना, मतलब बहुत ही स्मूथली हम फ्लो नहीं करवा पा रहे हैं ऐसा फील होगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस. क्योंकि अगर हम गैस की बात करें तो हाथ तो इजीली हम लहरा सकते हैं, बट अगर हम लिक्विड में आ जाएंगे तो थोड़ा सा वहां हमको रेजिस्टेंस फील होता है ना. तो विच मीन्स हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन होता है सॉलिड एंड गैस के. हम इजीली अपना जो हाथ है वो फ्लो नहीं करा पा रहे हैं, बट हाँ हैंड मूवमेंट हम करा पा रहे हैं, जो कि सॉलिड में तो बिल्कुल भी नहीं करा पाते हैं. आप कोई सॉलिड ले लो, हैंड मूवमेंट तो वहां करा नहीं पाओगे अनटिल एंड अनलेस आप एक कराटे एक्सपर्ट हो. ठीक है, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस है, तो हम हैंड मूवमेंट जो है विद अ बिट ऑफ रेजिस्टेंस करवा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें अगेन ये पता चलता है कि वाटर क्या है? एक लिक्विड है. समझ में आया.
तो ये हमने 3 रीजंस बता दिए हैं, आप कोई भी 2 रीजंस यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको एक ही रीजन मेंशन कर सकते हो कि वाटर का फिक्स्ड वॉल्यूम और एक सेकेंड, यहाँ पर फिक्स लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है, यहाँ पर इनडेफिनेट लिखना था, ये गलती हो गई। वॉल्यूम तो फिक्स रहता है बट जो शेप है दैट इज इनडेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं है। वॉल्यूम डेफिनेट है बट ये फिक्स नहीं है, इनडेफिनेट है। ये गलती से मैंने यहाँ पर फिक्स लिख दिया था, करेक्ट कर लो, ठीक है। शेप फिक्स नहीं है ना, क्योंकि जिस भी कंटेनर में डाल रहे हैं उसका जो पानी है वो शेप ले ले रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि फिक्स्ड वॉल्यूम यानी कि डेफिनेट वॉल्यूम बट इनडेफिनेट शेप है। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट ये हो गया, 2 रीजंस आपने जस्टिफाई कर दिए, ठीक है। उसके बाद एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो अगेन, अगर मैं आयरन अलमीरा की बात करूं तो इसका तो फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहता है और इसका जो शेप है दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड, है ना। आप यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिजिड है, इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू कैन नॉट कॉम्प्रेस अलमीरा, उसको कॉम्प्रेस नहीं कर पाओगे, है ना। सिमिलरली आप आयरन अलमीरा में हैंड मूवमेंट नहीं कर पाओगे, हैंड मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी हाई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है, जो कि किस में होता है, एक सॉलिड में ही होता है। बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है दैट इज इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस, है ना। तो यहाँ पर विच मीन्स वो लिक्विड है, क्योंकि आपको पता है कंप्रेस हम कर सकते हैं लिक्विड्स को बट गैसेस जितना इजीली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये उतने ज्यादा ये रिजिड नहीं है, इसमें फ्लूइडिटी है, ठीक है। और ये जो फ्लूइडिटी है दैट इज जस्ट लाइक अ लिक्विड, नॉट लाइक अ गैस, क्योंकि गैसेस तो काफी ज्यादा ही फ्लो करते हैं बट लिक्विड्स एक डेफिनेट रेट से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर सकते हो। आई होप दीज आर क्लियर। Next, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो 273 केल्विन यानी कि अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूं, क्योंकि हमें पता है 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 डिग्री पे तो आपको पता है आइस भी एग्जिस्ट करता है और वाटर भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो दोनों ही साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, बट कूलिंग में ज्यादा इफेक्टिव आइस क्यों है? बिकॉज आपको पता है आइस जो है ना वो आउटसाइड एटमॉस्फेयर से या फिर उसके आसपास जो भी कंटेनर है उससे हीट जो है, एक्स्ट्रा हीट, ठीक है, एक्स्ट्रा हीट जो है वो एब्जॉर्ब भी करता है फ्रॉम द आउटसाइड एटमॉस्फेयर, आउटसाइड एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि इसको लेटेंट हीट चाहिए, है ना। लेटेंट हीट क्या होती है, हमने पढ़ रखी है। लेटेंट हीट इज द हीट जो कोई भी सब्सटेंस को चाहिए होती है अपना फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए। आइस को क्या करना है, वाटर में चेंज होना है ना। तो आइस को अगर वाटर में चेंज होना है तो उसको लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, और वो जो लेटेंट हीट है वो अपने एटमॉस्फेयर, अपने एनवायरमेंट से लेगा। तो विच मीन्स वो एनवायरमेंट क्या हो गया, कूल ना, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा हीट ले ली है। जबकि वाटर ऐसा कुछ नहीं करेगा, वाटर जो है कोई एक्स्ट्रा हीट नहीं लेगा, कोई लेटेंट हीट की उसको जरूरत नहीं है फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरमेंट, ठीक है। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है कूलिंग में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है बाहर के एटमॉस्फेयर से, ठीक है। बिकॉज वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम द मीडियम, ठीक है। जिस भी मीडियम में रखा गया है आइस को या वाटर को, आइस एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेटेंट हीट जिसको हम बोल रहे हैं, जबकि वाटर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, What produces more severe burns, boiling water या फिर steam? यहाँ पर भी सेम चीज आ गई। देखो steam वेपर है और ये हमारे पास तो वाटर वाली स्टेट में है। बॉइलिंग वाटर की जब मैं बात कर रही हूँ, उबलता हुआ पानी, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है बट वो वाटर के स्टेट में है, मतलब जो हमारा लिक्विड स्टेट है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि स्टीम वेपर में चेंज हो गया है। तो ये जो स्टीम है, जो वेपर है, इसमें इसके पास एक्स्ट्रा हीट है, इसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा हीट मौजूद है। बिकॉज इसके पास एक्स्ट्रा हीट मौजूद है तो बताओ सीवियर बर्न कौन कर सकता है, ये ना, क्योंकि इसके पास तो और भी एक्स्ट्रा हीट है जो कि लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मैंने आपको पढ़ाया था, हिडन हीट, जो हमें टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दिखती है बट वो एग्जिस्ट करती है। और वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है, वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, दिस इज बिकॉज इवन दो बोथ बॉइलिंग वाटर और जो स्टीम है वो सेम टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही है, बट जो स्टीम है उसके पास एक्स्ट्रा लेटेंट हीट है ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वजह से वो ज्यादा सीवियर बर्न्स जो है वो कॉज कर सकती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, हमें यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ को नेम करना है शोइंग चेंजेस इन द स्टेट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस का नाम ए है। सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो यहाँ पर आ गया मेल्टिंग। फिर लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है डी, तो डी प्रोसेस क्या होगा? फ्रीजिंग। ऑब्वियसली लिक्विड से सॉलिड में बदल रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रीजिंग। फिर यहाँ पर देखो लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है बी, लिक्विड जब गैस में चेंज होता है इसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन, या फिर बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप बॉइलिंग भी लिख सकते हो यहाँ पर। फिर गैस वापस से जब लिक्विड में चेंज होता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, तो सी के लिए यहाँ पर आ जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, फिर सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को ई कह रहे हैं, अभी मैंने बताया था इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, फिर लास्ट में देखो जो गैस है वो एफ, मतलब एफ है प्रोसेस का नाम, वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, इसको हम सॉलिडिफिकेशन कह सकते हैं या फिर इसी को डिपोजिशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, क्या है प्रोसेसेस के नाम? क्लियर है? तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वाले चैप्टर के सारे हमने कर लिए हैं, काफी सिंपल थे और ये क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। सो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा, और अगर लगता है ना कि हुआ है सो डेफिनेटली लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना एंड बाय बाय।